हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में और इसका जो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, डीएनए की जो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने कैसे किया, इसका जो द्विकुंडली संरचना के बारे में क्या बताया डीएनए की, तो वो देखने वाले। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही आसानी से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डीएनए की वाटसन एवं क्रिक मॉडल के बारे में। तो देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर देख रहे हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल का रसायन। ठीक है, तो इसका टॉपिक है डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वैज्ञानिक थे जेडी वाटसन, पहले इससे पढ़ लेते फिर आसानी से समझते हैं। कह रहा जेडी वाटसन जो वैज्ञानिक थे तथा एक वैज्ञानिक थे, एक एफ एच क्रूक, एफ है ये। ठीक है, एफ एच क्रूक, एफ एच क्रिक मतलब जेडी वाटसन और एफ एच क्रिक जो थे ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो मतलब जो इन्होंने डीएनए और क्रिक का जो मॉडल था उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको, इनके ये जो मॉडल बनाया था इन्होंने डीएनए का। ठीक है, तो बात हो गई ये। तो अभी हमने जाना कि जेडी वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया था, डीएनए का ये डीएनए का मॉडल बनाया था द्विकुंडली संरचना वाला। ठीक है, तो आप चलो बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए के बारे में पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो देखो, डीएनए की बात करें अगर हम, तो देखो बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। तो देखो, अब बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। तो डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। इन तीन चीज़ों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे डीएनए में क्या क्या होता है, तो फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है डीएनए में, क्योंकि इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें क्या फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO4। तो ये बात हो गई। ठीक है, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं, एकदम आपको एकदम हर पॉइंट बता रहे हैं एकदम शुरुआत से अंत तक। ठीक है, तो बात करते हैं अब नाइट्रोजनी क्षार की। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। दो प्रकार का, कितने प्रकार का होता है नाइट्रोजनी क्षार? फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो। तो देखो, डीएनए फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो, नाइट्रोजनी क्षार प्रकार का हुआ। नाइट्रोजनी क्षार की बात करें कितने प्रकार का होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का, प्यूरिन और पिरामिडिन। अब बात करें प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, तो प्यूरिन में कौन कौन से क्षार होते हैं? एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, कौन कौन से? एडिनिन और गुआनिन। और बात करें पिरामिडिन की, तो पिरामिडिन में होता है थायमिन और साइटोसिन। तो ये होता है डीएनए। अगर आप आरएनए की बात करो तो यहाँ पे केवल यूरेसिल लग जाता है। ठीक है, यूरेसिल हो जाता है। और इसमें क्या है? इसमें है आपका साइटोसिन। ठीक है, तो ये बात हो गई। देखा आपने, इसमें फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। तो चलो देखते हैं अब। तो देखो, अब आपको पता चला कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना है। शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखो, आप शर्करा की बात करें तो शर्करा कौन सी होती है? पेंटोस शर्करा होती है। ठीक है, और फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला हमने देख लिया H3PO4। नाइट्रोजनी क्षार देख लिया, प्यूरिन, पिरामिडिन, जिसमें एडिनिन और गुआनिन हो गया, और पिरामिडिन, थायमिन और साइटोसिन हो गया। ये बात हो गई। अब बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा के बारे में। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपका बना हुआ है, इसे कहते हैं पेंटोस शर्करा। क्योंकि देख सकते हो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? 5 कार्बन, इसलिए 5 कार्बन के लिए लगता है पेंटोस। ठीक है, तो पेंटोस शर्करा है ये। इसमें देख सकते हो ये थायमिन लगा हुआ है, और यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल। आपको पता है ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्यों न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड इसलिए क्योंकि इसमें फास्फोरिक अम्ल और ये आपका जो थायमिन, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें। अगर इसमें केवल पेंटोस शर्करा और थायमिन होती तो ये होती न्यूक्लियोसाइड, लेकिन इसमें फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का वीडियो देखना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो, बहुत आसानी से समझाए। ठीक है, तो आप बात कर ली हमने डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या होती है। तो ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा आपने देखी, इसी के ये जो आपका दिख रहा है, ये आपको इसी के मतलब इसी के अणुओं को मिला मिला कर, कम से कम लाखों अणु होते हैं जिनको मिलाकर ये संरचना बनी होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, इसकी एकदम मान लो छोटी सी इकाई है। जैसे दीवार होती है, दीवार की छोटी सी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार ये एकदम इसकी मान लो छोटी सी इकाई है। ठीक है, आप बात करते देखो, अगर इसकी ओपन की बात करें तो देखो इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ पे देख सकते हो पेंटोस शर्करा लगा हुआ है। इसे एक के बाद एक, जैसे आपको बताया जा रहा है कैसे बनी होती है संरचना, इसी प्रकार नीचे भी जुड़ती चली जाती है। तो देख सकते हो ये आपका पेंटोस शर्करा लगा हुआ है। ये आपकी शुगर, देखो S फॉर शुगर। ए आपका क्या है? एडिनिन लगा हुआ है। ये आपका फास्फोरिक एसिड है। फिर इसी प्रकार ये ऐसे जोड़ दिया गया, फिर फास्फोरिक एसिड, ये आपका शुगर लगी, ये थायमिन लगा दिया गया, यहाँ गुआनिन लगा दिया गया, यहाँ साइटोसिन लगा दिया गया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर जहाँ पे एडिनिन लगा होगा वहाँ पर आप थायमिन लगाओगे उसके अपोजिट पे,
यहाँ पे इसलिए थायमिन लगा गया। आप साइटोसिन या गुआनिन नहीं लगा सकते। इसी प्रकार जहाँ गुआनिन होगा वहाँ पे साइटोसिन लगाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, एकदम आसानी समझो। और जब इधर की बात आई तो इसको क्या किया गया, उल्टा लगा दिया गया, ठीक है। ये जो पेंटोस सर्कल थी इसको उल्टा लगाया गया, ये देख सकते हो, ठीक है। आप बात करें कि एडेनिन और थायमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड लगते हैं। हमेशा एडेनिन और थायमिन और या थायमिन या एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड लगते हैं, देख सकते हो। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड, थायमिन और एडेनिन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगता है, देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो ये आपका ये जो 3 डैश और 5 डैश लिखा है ये क्या है, ये वाला 3 कार्बन पे जुड़ा होता है, ये है आपका 5 कार्बन पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 डैश, ये 5 डैश है। और इधर इसकी बात करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 डैश कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे 3 डैश कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये होता है, इसी की संरचना को मिला मिलाकर ये पूरी संरचना, ये जो आपको डीएनए की हेलिक्स संरचना दिख रही है, ठीक है, ये बनी होती है। तो देख सकते हो ये आपका यहाँ पर से 5 डैश है, 5 डैश कार्बन है, जो कि आपका यहाँ पर आके ये देख सकते हो ये 5 डैश आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 डैश वाला है ये पूरा आपका देख सकते हो आके ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, 3 डैश। तो देख सकते हो 5 डैश 3 डैश है और फिर उल्टा पे 3 डैश 5 डैश है। आप बात करते हैं, देखो ये जो आपका बीच वाली लाइन दिख रही है ब्लैक वाली, ये होती है आपकी अक्ष, इसे कहते हैं एक्सिस, ठीक है, अक्ष होती है ये। आप ये जो आपका इसकी पूरी चौड़ाई दिख रही है, ये जो आपको इसकी चौड़ाई दिख रही है, इसे कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ठीक है, तो देखा डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो आपको ये और ये जो ये दो दिख रही हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इनके बीच की बात करें तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये जो आपको इसके बीच की या इसके बीच की कह सकते हो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि इतनी पूरी 34 एंगस्ट्रॉम और इसमें 10 होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ 10 से भाग करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखा, ठीक है, ये इसकी पूरी बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, इसकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है प्रत्येक डीएनए अणु 2 प्रति समांतर एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक डीएनए अणु क्या होता है, 2 प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब एक इधर का है और एक इधर का, उल्टा है ना, देख सकते हो ये इधर उल्टा प्रति समांतर। अगर समांतर होता तो दोनों एक ही पे होते, ये भी सीधा बना होता, लेकिन प्रति समांतर होता है इसलिए इधर साइड पे क्या हुआ, उल्टा बना हुआ है। तो ये कह रहा है प्रत्येक डीएनए अणु 2 प्रति समांतर एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। आप कह रहा है दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में विन्यासित होती है। देखो एक अक्ष है, इसके चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में ये आपका ऐसे हेलिक्स टाइप पे होती है, ठीक है, सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती है या विन्यासित होती है। अब आगे क्या क्या कहा गया, डीएनए की दोनों श्रृंखला के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आपने देखा डीएनए की दोनों श्रृंखला के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, तो देख सकते हो। और बात करें अगर तो देख सकते हो आप ये जो आपका कहा गया है कि, तो देख सकते हो आगे भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे कि दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती है, जिससे एक श्रृंखला का 3 डैश सिरा दूसरे श्रृंखला के 5 डैश सिरे मतलब 5 डैश कार्बन के पास होता है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार, डीऑक्सीराइबोपेंटोस श्रृंखला तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होती है, पेंटोस श्रृंखला, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल होता है। अभी आपको बताया कि क्या क्या होता है इस पे, देख सकते हो, ठीक है, कि इस पे क्या क्या होता है, देख सकते हो। इसमें पेंटोस श्रृंखला और ये H3PO4 आपका फास्फोरिक अम्ल और ये आपका नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक है। तो देख लिया आपने। आप बात करते हैं, देखो कह रहा है एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फास्फेट अणुओं द्वारा फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा बने रहते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे ये फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा यहाँ पे बंधे रहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। आप बात करते हैं, ये देख सकते हो सुगर फास्फेट चेन्स आपकी ये बनी हुई है, ठीक है। अब अगला पॉइंट कह रहा है दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार आपस में दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा बने रहते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरामिडिन से जुड़े होते हैं। देख सकते हो एक श्रृंखला के प्यूरिन क्या होते हैं, दूसरी श्रृंखला के पिरामिडिन से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक श्रृंखला के एडेनिन का दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से संबंध होता है। अभी आपको बताया कि एडेनिन क्या करता है, थाइमिन से करता है। और आपका ये देखो आपको बताया कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से। तो देखो यही कह रहा है कि एक श्रृंखला के एडेनिन ए का दूसरी श्रृंखला के थाइमिन टी से संबंध होता है, सी का संबंध दूसरी श्रृंखला की गुआनिन जी से होता है, सी का जी से और ए का टी से, ठीक है। अब अगला पॉइंट कह रहा है एडेनिन ए व थाइमिन टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन सी व जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध, मतलब ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं,
जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, ठीक है। आप कह रहा है कि डीएनए की दोनों श्रृंखला के बीच 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। तो हमने ये भी देखा, ये देख सकते हो 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है दोनों श्रृंखलाओं के बीच की, ठीक है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी तथा एक ही श्रृंखला के किन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बीच, मतलब एक ही श्रृंखला के किन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। तो ये बात थी आपका, ठीक है। तो देख सकते हो आपका ये थी आपकी डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके अनुसार, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार, ठीक है। तो देख सकते हो टॉपिक कितना आसान था, ठीक है। केवल एक एक पॉइंट को आपको एक एक पॉइंट समझना था, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।